सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की देखरेख का तरीका। सुरक्षित खेती करके कमाए अधिक मुनाफा। प्रदेश में इन दिनों तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और इसका प्रभाव मुर्गियों पर भी पड़ता है। इस मौसम में अक्सर मुर्गियां खाना पीना कम कर देती हैं, जिससे उनकी विकास दर कम हो जाती है। साथ ही मुर्गियां कम बीमारी की चपेट में आने लगती हैं। ऐसे में सही प्रबंधन कर मुर्गियों को होने वाली हानि से बचाया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार से। किसान भाइयों नमस्कार। और ख़ास तौर से जो आज मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि मुर्गी पालकों से गर्मी के मौसम में वो क्या प्रबंधन में अपने परिवर्तन लाएं और क्या सावधानियां रखें। गर्मियों में मुर्गी पालन करने वालों के लिए आवश्यक है कि तापमान की तेजी से मुर्गियों को बचाया जाए, क्योंकि गर्मी अधिक बढ़ने से मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ सकती है। मुर्गियों में अधिक मृत्यु दर होने से मुर्गी पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी से मुर्गियों को तेज गर्मी से बचाया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि चूजों में खास करके आप जब चूजे लाते हैं तो उसे जिस घर में कमरे में रखते हैं, आपने देखा होगा कि जाड़े के दिनों में आप खिड़कियाँ और ये सब बंद करके रखते हैं, क्योंकि वहाँ तापमान हमको अधिक बढ़ाने की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी तो बाहर का तापमान अधिक है, तो ऐसे में मुर्गियों के घर का हवादार होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर जिसे हम नमी कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, अगर तापमान अधिक हो और साथ साथ में अगर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो तो ये मुर्गियों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जहाँ तक बात है, मुर्गियों के शरीर का तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब ये 107 अगर बाहर का तापमान ज़्यादा होगा तो शरीर का तापमान अगर 107 होगा तो निश्चित रूप में आपको मुर्गियों को ज़्यादा गर्मी का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हमें इस तरह का वातावरण रखने की ज़रूरत है कि हम बाहर के तापमान के बराबर ही अपने अंदर के शेड के अंदर का तापमान भी इसी तरह से रखें। ख़ास तौर से जब पानी की बात आती है तो पानी आप, क्योंकि मुर्गियां जितना दाना खाती हैं उस समय में उसके समझिए डबल वो पानी पीती हैं। तो पानी पीने के इसमें आपका ध्यान रखना है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आजकल ऊपर सिंटेक्स लगा हुआ है, उसी का पानी मुर्गियों के पानी में रख देते हैं। तो ये क्या होता है कि गर्मी में और ऊपर से सिंटेक्स का पानी अगर गर्म हो जाता है, वो उस पानी को अगर देंगे तो मुर्गियाँ उस पानी को कम लेना पसंद करती हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में जल की मात्रा कम हो सकती है। जो हीट स्ट्रोक कहते हैं, लू कहते हैं, चलता है जब, तो वो लू लगने की संभावना भी बड़े मुर्गियों में बढ़ जाती है। तो आप गर्मी के दिनों में अपने शेड में बाहर की तरफ से आप बोरा जो होता है
उससे या पर्दा अगर है तो उससे ढक दें और उसको आप पानी का छिड़काव करें ताकि जो हवा अंदर जाए वो उस बोरा से क्रॉस करके आपके शेड के अंदर का तापमान को बनाए रखे। गर्मी के मौसम में मुर्गियां दाना कम खाने लगती है, जिससे उनके पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। इसीलिए मुर्गियों को पानी में मल्टीविटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी मिलाकर देना लाभदायक रहता है। गर्मी के मौसम में थोड़ी सावधानी से मुर्गियों को तेज गर्मी से बचाया जा सकता है। गर्मी के दिनों में मुर्गियों को ठंडे समय में दाना दें, क्योंकि क्या होता है कि जब वो दाना खाते हैं तो उससे उनके शरीर में गर्मी पैदा होता है। तो आप अगर सुबह में दाना दे देते हैं और मुर्गियां खा लेती हैं तो दिन में आप दोपहर में दाना नहीं दे करके आप सीधा शाम में दाना दें, ताकि वो दोनों समय में उनका दाना का जो ये करेंगे तो उससे उनके शरीर का तापमान भी बना रहेगा और दाना से जो ऊर्जा उत्पन्न होने से गर्मी होती है वो भी कम होगा। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो गर्मी के दिनों में मुर्गी पालन से आपको लाभ होगा। अन्यथा बहुत बार मुर्गियां ये लू लगने से या गर्मी से बहुत ज़्यादा मुर्गियां मरती हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश के बहुत से किसान भाई लोबिया यानी बोदी की खेती करते हैं, जिसे हम लोबिया के नाम से भी जानते हैं। तो यह फसल इस समय पुष्पन और फली बनने की अवस्था में है और इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई करते हुए बरबटी की फसल में कीट और रोगों की रोकथाम करें। तो इस बारे में समस्त जानकारी लेते हैं कृषि विशेषज्ञ अनुराग पटेल से। बरबटी की खेती इस समय आपके खेत में आ गई है और फसल पुष्पन एवं फली की स्थिति में है। इस समय बाज़ार में इसका रेट बहुत ही अच्छा चल रहा है, लगभग 50 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है बरबटी। तो बरबटी में यदि समसामयिक क्रियाएं की जाएं और इसका थोड़ा सा प्रबंधन, थोड़ा सा ख्याल रखा जाए तो निश्चित तौर पर आप अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि खरपतवार फसलों के लिए प्रतिस्पर्धी का काम करते हैं, इनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने इनको मेड़ नाली पद्धति में लगा रखा है तो आप उसमें चल के धीरे धीरे करके अपना निदाई गुड़ाई करके इन फसलों के जो खरपतवार हैं उनको निकाल कर और इकट्ठा करके कहीं फील्ड में एक जगह दबा दें ज़मीन में और गड्ढे में दे दें ताकि उससे कंपोस्ट बन जाए। तो निदाई गुड़ाई करके ही अभी इस समय फसलों के जो खरपतवार हैं उनका प्रबंधन किया जा सकता है। किसान भाइयों, बरबटी की फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए आप फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते हुए घुलनशील उर्वरक का प्रयोग करें। इसमें ग्रीष्म काल चल रहा है, काफी गर्मी का समय है, तो निश्चित तौर पर पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी। वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, ज़मीन से पानी ज़्यादा उड़ता है और फसल भी ज़्यादा पानी अवशोषित करके और फसल उससे वाष्पोत्सर्जन होता है और वृद्धि करती है। तो ऐसी स्थिति में हमें नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा होना, खेत में भरा होना ज़रूरी नहीं है। अगर खेत में पानी भरा होगा निश्चित तौर पर उसमें कई प्रकार के बीमारियां आएंगी, उसके जड़ सड़न होगा, तना सड़न होगा। तो नमी बनाए रखने के लिए
नियमित सिंचाई देख लें। अगर खेत में नमी कम है तो एक हल्की सिंचाई दूसरे तीसरे दिन, तीसरे चौथे दिन, जैसा आपकी मिट्टी है उसके आधार पर जो है दी जा सकती है। एक बात जरूर मैं और कहूँगा कि इसमें मल्चिंग अगर आप किए हैं तो थोड़ा सिंचाई की ज़रूरत कम पड़ेगी, चाहे आप पॉलीथीन की मल्चिंग किए हुए हों या जैविक चीज़ों की मल्चिंग किए हों, जैसे घास फूस या फसलों के जो भी अवशेष निकलते हैं उनकी मल्चिंग कर देने से, या आपके पास अगर ड्रिप लगाए हैं मेड़ पर तो 1 घंटे आप ड्रिप चला देंगे, निश्चित तौर पर पर्याप्त नमी जो है खेत में बनी रहेगी। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन की, क्योंकि आपने खेत में बुआई के समय डीएपी, यूरिया या जैविक खाद, गोबर की खाद जो भी कुछ दिया होगा वो तो ठीक है, लेकिन फसल जिस अवस्था में है इसमें कुछ घुलनशील पोषक तत्व होते हैं। अगर आप उनको दे देंगे निश्चित तौर पर फसल में अच्छी फलियां आएंगी, पुष्प अच्छे आएंगे। उसमें से जैसे है एक हमारा NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, 19 नाइट्रोजन, 19 फास्फोरस और 19 पोटास होता है। दूसरा होता है 05234, एक होता है 0050। इनकी 1 किलो, इनमें से कोई भी 1 किलोग्राम मात्रा लेकर 200 लीटर पानी में घोल बना के अच्छे से और आप स्प्रे कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरबटी की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए फसल में कीट और रोग नियंत्रण करें। किसान भैया, इसके बाद हम बात करेंगे पौधों के फसल सुरक्षा के बारे में। फसल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सारी मेहनत कर डाली, पानी दे दिया, आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया, आपने पोषक तत्व प्रबंधन कर लिया, लेकिन फसल सुरक्षा के उपाय आपने नहीं किए, बहुत ही नुकसान पहुंचा देते हैं। फसल सुरक्षा इतना आवश्यक है कि आजकल इतने सारे कीट आते हैं, जैसे कि रस चूसक, जैसिड है, सफ़ेद मक्खी है। ये कीट आके हमारी फसलों के रस चूसते हैं और रस चूसने पर इन फसलों में जो है कमज़ोर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें पत्तियां इसकी कटोरे नुमा हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और इसके प्रबंधन के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई है, काफ़ी सेफ अच्छी दवाई है। 1 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आप छिड़काव अगर कर देते हैं तो ये रस चूसक कीटों से हमारा प्रबंधन हो जाता है। इसके अलावा थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम दवा जो है आप घोल बना के छिड़काव कर दें तो ये रस चूस कीटों से हमें काफी सुरक्षा हो जाती है और रस चूसक कीट समाप्त हो जाते हैं। किसान भाइयों, बरबटी की फसल में फली छेदक इल्ली का प्रकोप भी होता है। ये कीट पहले पत्तियों को खाकर नुकसान करता है, उसके बाद फली आने पर ये कीट फलियों में छेद करके उनको खा जाता है, जिससे फलियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसलिए आप इस कीट की शुरुआती अवस्था पर जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इल्ली का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो क्यूनॉल फॉस दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हम रोग की बात करें तो पीला मोज़ेक आता है, देखेंगे खेत में पीले पीले हो जाते हैं फसलें। उसके पौधे जो पीले हो जाते हैं उनको उखाड़ करके जमीन में गाड़ देना चाहिए। इसके अलावा ये कीट जो है, ये रोग जो है सफ़ेद मक्खी से फैलता है, तो सफ़ेद मक्खी के प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर दें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब, या थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम का छिड़काव कर दें। इसके अलावा ये बीज जनित रोग भी फैलता है, तो बीजों को बोने से पहले थायोमेथाक्साम से इसका या इमिडाक्लोप्रिड से उपचारित करके बोएंगे तो ये वायरस जो है, ये विषाणु जो है खेत में नहीं जाएगा। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी और जो भी बताया गया उसको अगर आप अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके खेत में अच्छा उत्पादन होगा और आप अच्छा मूल्य प्राप्त करेंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आजकल बढ़ती आबादी के भरण पोषण के लिए कृषि पर काफी दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में किसान अधिक उपज की चाह में कृषि में अधिक रसायन और खेती के तौर तरीकों में बदलाव कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो रही है। ऐसे में कुछ बातों को अमल में लाकर आप अपने खेतों में मिट्टी उत्पादकता बढ़ाते हुए अधिक पैदावार ले सकते हैं, जिनके बारे में बता रहे हैं कृषि अनुसंधान परिषद लांडू के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बालकृष्ण झा। किसान भाइयों नमस्कार। खास करके अभी आप देखेंगे बिहार झारखंड की जो हमारी है उस स्थिति, उसमें क्या है कि किसान भाई अभी अपनी रबी फसल को काट चुके होंगे, उसकी जो है खलिहान तक ले गए होंगे और अभी उनके लिए खेत जो है कटाई के बाद, तो अभी जैसे संरक्षित कृषि तकनीक की चर्चा कर रहे हैं, तो संरक्षण कृषि तकनीक वह तकनीक होती है जिसमें किसान भाई जैसे कि आप अभी रबी की फसलें की आपने कटाई कर ली है, तो उसके बाद आपकी जो खेत है उसको खेत को गर्मा फसल आप लगाना चाहते हैं, जो जायद की फसलें हम कहते हैं, तो उसको क्या है कि आप अगर जुताई करते हैं तो एक तो नमी आपकी रबी की फसल कटाई होते होते कम हो जाती है खेतों में, और जब आप उसी खेत की तैयारी करने में चले जाते हैं तो नमी जो बची, चूंकि तेज धूप रहती है, गर्मी तापमान भी ज़्यादा रहता है, तो नमी बहुत तेज़ी से आपकी वो मिट्टी से निकल जाती है। तो यह तकनीक वह तकनीक है जिसमें कि आप सिर्फ जिसको कि कहते हैं कि शून्य जुताई द्वारा, तो शून्य जुताई द्वारा आप अपने खेतों में, जैसे हम अगर मानवीय विधि से करें तो उसमें आप चीरा लगा करके हल्का क्लीवेज ओपनिंग करते हैं ताकि उसमें हम बीज और खाद को डाल सकें, ताकि हमें पूरी खेत की जुताई करने की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। इस तरह से जो है आप गर्मा फसलों का आप जो है उसमें बुआई कर सकते हैं, ताकि कम नमी में आपकी जो है यह जो आपकी बीज है या जो आपकी फसल है आ जाएगी। और उसके बाद जैसे आपके पास हल्की सिंचाई की व्यवस्था है, अगर आपके पास सिंचाई हेतु, तो आपकी गर्मा फसल भी आपकी अच्छे ढंग से आपकी पैदावार हो जाती है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन से देश की कृषि प्रभावित हो रही है, ऐसे समय में जरूरत है कि कृषि में नई तकनीक के इस्तेमाल करना, जिससे फसल उत्पादन पर कोई असर न पड़े और अच्छा उत्पादन मिलता रहे। ऐसे ही एक तकनीक है सुरक्षित खेती। जो हम संरक्षण कृषि तकनीक की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, खास करके आपके देखेंगे किसान भाइयों, खास करके जो है वो हमारी जो जैसे कि खरीफ में जब हमारी फसलें कट जाती हैं तो उसके बाद खेत को किसान खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नमी की मात्रा भी उसमें अत्यधिक रहती है गर्मा फसल की अपेक्षा। तो उसमें क्या है कि आप शून्य जुताई द्वारा जो है उसमें जैसे दलहनी तलहनी फसलों की, जैसे चना है, मसूर है, तीसी है, सरसों है, तो इसके भी उस समय आप बहुत अच्छे ढंग से सुरक्षित। और दूसरी चीजें क्या होती है, जैसे आप गर्मा में भी जो आप फसल को लगाने जा रहे होते हैं तो उसमें जो कतार से कतार जो आप पंक्तिबद्ध ढंग से करें, क्योंकि आप क्लीवेज या जीरो टिलेज मशीन से करेंगे तो आपकी ये पंक्तिबद्ध होगी, उसमें जो है जो फसल अवशेष से इसको आप दोनों जो फसलों की दो पंक्तियां उसके बीच में आप जो है वो आप जो है उसमें ये फसल अवशेष को डालें ताकि नमी जो है संरक्षित रह सके खेतों में। और वह क्या है, जब गलेगी बरसात आने के बाद तो वह भी आपके मिट्टी में उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे संरक्षित कृषि में एक तो क्या होती है शून्य जुताई द्वारा अगले फसलों की खेती, दूसरी प्रक्रिया होती है हम पलवार से हम अपने जो हमारी खेत है उसको ढके रहे फसल अवशेष से, और तीसरी जो होती है जैसे फसल चक्र। तो फसल चक्र जैसे कि आप जानते हैं कि आप एकल फसल लेते हैं तो उसमें कीट और व्याधियां भी ज्यादा आती है। जब आप फसल चक्र में जाते हैं और खास करके जब आप दलहनी फसलों का आप अपने फसल चक्र में लेते हैं तो मिट्टी में नाइट्रोजन की भी जो है वो फिक्सेशन करती है राइजोबियम बैक्टीरिया के माध्यम से। जैसे आप चने की फसलें लेते हैं, चाहे आप वो खरीफ के बाद, तो करीब 40 से 60 केजी नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर जो है वो आपके जमीन में समाहित होती है, ताकि यह जो है अगले फसल के लिए जो है नाइट्रोजन की मात्रा आपको उपलब्ध कराती है। सुरक्षित खेती के तहत किसान कीट और रोगों की रोकथाम के लिए जैविक विधियों को अपनाएं, जिनमें कीटों के नियंत्रण के लिए नीम आधारित कीटनाशक, जैव कीटनाशकों का प्रयोग करें, मित्र कीटों का संरक्षण करें, खेत में लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें, खेत में पक्षियों के बैठने के लिए टी आकार की खूंटियां लगाएं ताकि पक्षी कीटों को खाकर नष्ट कर सकें।
इसी तरह से रोग नियंत्रण के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों की खेती करें। जैव फफूंद द्वारा रोगों की रोकथाम करें। सुरक्षित खेती से लाभों की बात करें तो जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है। साथ ही सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है। रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, आपने जैसे देखा कि हमारे बिहार झारखंड में जो हमारी खेतें हैं, तो हम यह संरक्षित कृषि तकनीक के माध्यम से आप अपने खेतों को दूसरी और तीसरी मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है, फसल तीव्रता जो है 300% रखें, ताकि आपकी जो सालों भर जो आपकी आमदनी खेतों से आनी है वो आपकी आए और इससे आपकी आय भी दुगुनी होगी। अन्यथा क्या, और खास करके जैसे मैंने बताया कि यह जो गर्मा में या खरीफ या रबी में जो आप फसलें लेते हैं वो दलहनी तलहनी होती हैं। इसको पानी की भी आवश्यकता कम होती है, इसको खाद की भी आवश्यकता कम होती है, फसल की अवधि भी कम होती है, ताकि इस कम अवधि में जो आप उत्पादन करते हैं दलहनी तलहनी फसलों का, जैसे मैंने कहा कि आप जैसे अभी आप गर्मा में आप मूंग ले रहे हैं या उड़द ले रहे हैं या आप बोदी ले रहे हैं या फ्रेंच बीन ले रहे हैं, तो इन सभी की बाजार भाव अत्यधिक रहती है, क्योंकि इसमें अभी जो है गर्मा सीजन है। तो इस तरह से आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, यह संरक्षित कृषि तकनीक जो विकसित की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, तो यह जो है हमारे जो संरक्षित कृषि तकनीक अभी हमारे बिहार में और झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी चल रहे हैं, जिसके बहुत ही वैज्ञानिक बहुत ही सफलतम जो है हमारे आए हैं, ताकि किसान जो है इसको अपना करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और इस तरह से हमारे देश की भी पैदावार खासकर दलहनी तलहनी फसलों की मात्रा में काफी बढ़ोतरी होगी। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव शंकरपुर, जिला मधेपुरा के राजकिशोर ने। आपने कंबाइन हार्वेस्टर की उपयोगिता के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले हमें जानना होगा कि वीट हार्वेस्टिंग में जो हम मशीन यूज़ कर सकते हैं वो दो है मुख्यतः, एक रीपर और एक कंबाइंड हार्वेस्टर। तो जो छोटे किसान हैं वो रीपर यूज़ कर सकते हैं और जो बड़े किसान हैं वो कंबाइंड हार्वेस्टर यूज़ कर सकते हैं, जिनकी खेती बड़े ज़्यादा एरिया में है। समय पर मजदूर नहीं मिलने से किसानों को फसल कटाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मजदूरों से फसल की कटाई करने में कई दिन लग जाते हैं, जबकि मशीनों से कटाई करने पर किसानों को समय और लागत कम लगती है। आजकल फसल की कटाई के लिए कई प्रकार की मशीन आती हैं, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर मशीन किसानों की पहली पसंद है। इस यंत्र से फसल को एक साथ कटाई, गहाई और मड़ाई भी हो जाती है। तो जानते हैं पहले कंबाइन हार्वेस्टर वो होता क्या है। तो इसमें हमें मुख्यतः तीन तरह के काम होते हैं। एक तो कटाई करता है वो यंत्र जो आपका जो है, और फिर कटाई करने के बाद वो रील के द्वारा कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद थ्रेशिंग ड्रम लगा रहता है जिसमें वीट की थ्रेशिंग होती है। वीट की थ्रेशिंग होने पे जो है आपका वीट सेपरेट हो जाता है और फिर जो है उसकी क्लीनिंग होती है, और क्लीनिंग के बाद जो है चैफ या स्ट्रॉ कहें, स्ट्रॉ जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसे हम पशु वगैरह के फीड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दूसरा आपका जो वीट है वो ग्रेन टैंक में स्टोर हो जाता है। तो ये उसका तो मेन फंक्शन है, और इसे कंबाइन हार्वेस्टर का जो इनिशियल कॉस्ट है वो हाई है, लेकिन लॉन्ग रन में ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। आप इसे कस्टम हायरिंग पे भी लगा सकते हैं, और दूसरी बात एक ये है भाड़े पे लगा सकते हैं, बाकी अन्य किसानों को दे सकते हैं। किसानों के लिए ये फ़ायदेमंद है, जैसे कि वो किसान जो है इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, इससे यील्ड बढ़ेगा।
और क्लाइमेट जो आपका चेंज हो जाता है, अचानक से बारिश आ जाता है, बर्फ़ के ओले पड़ जाते कहीं कहीं, तो उसमें क्या होगा कि ये मशीन से आप एक रन में बहुत कम समय में आप इसकी कटाई कर सकते हैं। फील्ड हमारा तुरंत खाली हो सकता है, तो नेक्स्ट क्रॉप जो है हम तुरंत लगा सकते हैं। इसमें जो है कि आपका डिले नहीं होगा। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन की कीमत और कार्य क्षमता की बात करें तो बाजार में हार्वेस्टर बनाने की कंपनी और साइज पर कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत निर्धारित होती है। कंबाइन हार्वेस्टर मशीन की कीमत लगभग 10 से 50 लाख रुपए तक होती है। इसे खरीदने के लिए सरकार इस पर अनुदान भी देती है। यह मशीन कटाई के साथ ही फसलों के दानों को अलग अलग करके इकट्ठा भी करती है। ये खेत में आड़ी और तिरछी पड़े फसल की कटाई कर देती है। 1 घंटे में 4 से 5 एकड़ फसल को काटकर साफ बीज निकाल देती है। तो वो ब्लेड्स जो हैं वो साफ रहेगा, और जब भी आपका हार्वेस्ट का काम कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, तो आप उन ब्लेड्स की सफाई कर दें। और फिर जो है बाकी थ्रेशिंग ड्रम है, थ्रेशिंग ड्रम में ग्रेन्स वगैरह अटके हों तो उसे खोल करके सफाई करें। और जो है इसमें बाकी जो सीव्स हैं, सीव लगे रहते हैं जिसके थ्रू जो छन के जो हमारा ग्रेन जो स्ट्रॉ है वो नीचे आता है, बाकी ग्रेन जो है ग्रेन टैंक में जाता है। तो हमारा कंबाइंड हार्वेस्टर बहुत बढ़िया रहेगा। अन्य नहीं तो फिर क्या होगा कि जगह जगह जंग लगेगा, जगह जगह खराबी आएगी मशीन में। तो इसको जो है ये सारा चीज़ किया जाए। उसको शेड में रखने के लिए एक आप शेड बना सकते हैं, शेड यूनिट, जिसमें उस पर धूप, पानी, ये इन सभी चीज़ों से बचे, क्योंकि पानी भी पड़ेगा तो हमारा उस पर जंग जो है आएगा और मशीन में खराबी आएगी। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।